नमस्ते मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक और नया सैंपल पेपर शुरू करेंगे और जिसमें मैं आपको स्पेशली वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो सेक्शन ए में है, सेक्शन डी में है। मींस एमसीक्यू हो जाएगा आपका एक पोर्शन कंप्लीट। दूसरा होगा एक कार्टून वाला फिगर आएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तीसरा मैप जो होता है वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। आप इस बात को एकदम सहज में अवस्था में एक बात को समझिए, पॉलिटिकल साइंस का पेपर इतना टफ नहीं है, ये बहुत इजी होता है। आप अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है सर, आप मेरे साथ मिलिए, हम दोनों लोग कॉमन सेंस से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। करेक्ट बात है। तो जितने दिन भी आपके पेपर में बाकी, मैं फटाफट ढेर सारे सैंपल पेपर करवाऊंगा। आप सैंपल पेपर कर लीजिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, सिर्फ सैंपल पेपर पे ध्यान रखिए, क्योंकि सैंपल पेपर ये बताता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस क्वेश्चन को किस लहजे से आपको सॉल्व करना है। सर इस बात को आप ध्यान में रखिए, तो क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट इजीली और रिलैक्स वे में कर पाएंगे। एक बार निगाहें मेरे साथ। सवाल नंबर नहीं सर, ये क्वेश्चन तो है नहीं, तो ये लिखा हुआ है कि आपका ये कुछ क्वेश्चन पेपर है, सैंपल पेपर, जो से मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। तो नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए जरा, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आप मेरी तरफ देखिए जरा। कहता है which trade agreement promise a free trade zone for shark countries। आपको पता है ना शार्क क्या होता है? शार्क एक ग्रुप है, शार्क एक ग्रुप है, कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है सरकार, ये उन कंट्रीज का ग्रुप होता है जो एक दूसरे को सहायता प्रदान करती हैं, किसी भी कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे के लिए। तो शार्क कंट्रीज के लिए फ्री ट्रेड जोन एग्रीमेंट है। ठीक है, तो विच ट्रेड कहता है, विच ट्रेड एग्रीमेंट, कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है शार्क कंट्रीज के अंदर जिससे वो फ्री ट्रेड कर पाएंगे एक दूसरे कंट्री के में। ठीक है सरकार, देखिए शार्क कंट्रीज के अंदर ना फ्री ट्रेड करना है। जितने भी मेंबर होंगे ना शार्क कंट्रीज की, दे वांट कि हम अपना यहाँ पे माल बना के तुम्हारे कंट्रीज में बेच दें, तुम अपना माल बना के हमारे कंट्रीज में बेच देगा। तो ये एक होता है एग्रीमेंट के जरिए। तो वो कौन सा एग्रीमेंट हुआ था शार्क कंट्रीज के बीच में, ये आपको बताना है। तो पहला देख लेते हैं इसका, साउथ एशिया फ्री ट्रेड। ठीक है सर, नॉर्थ अमेरिका। आप हम एक चीज याद रखिए, जो इसमें यार ना साउथ एशिया मतलब ये वो कंट्रीज होंगी जो एशिया में मौजूद हैं। तो यहाँ पे तो बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट अमेरिकन फ्री ट्रेड। सो सर अमेरिका में कहाँ जाएंगे अगर आपका साउथ एशिया कंट्रीज को लेना है? नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, नॉर्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है, साउथ की बात होनी है। नॉर्थ से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, शब्द में या इसकी फुल फॉर्म में साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। तो साउथ एशिया जिसमें होगा उन्हीं का ही तो ट्रेड एग्रीमेंट होगा। तो यही तो लिखा है साउथ एशिया फ्री ट्रेड। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो भी आप वहां तक पहुंच जाएंगे। साउथ सार्क था, साउथ एशिया रीजनल कॉर्पोरेशन था, तो यही हुआ, यही डील हुई होगी, साउथ एशिया फ्री ट्रेड। ठीक है सर, दिस आर द, यही हमारा क्या है एग्रीमेंट हुआ था। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, साउथ एशिया फ्री ट्रेड। ठीक है सर, यही हुआ था। अब देखिए जरा अगला सवाल क्या कहता है। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। आगे देख लेते हैं जल्दी से। कहता है द जनता पार्टी स्प्लिट, जो जनता पार्टी थी वो टूट गई थी। एंड द गवर्नमेंट विच वाज लेड बाय ब्लैंक लॉस्ट द मेजोरिटी इन लेस देन 18। मतलब जनता पार्टी का माई बाप कौन था? जो जनता पार्टी बनी थी, पावर में भी कुछ समय के लिए आ गई थी, तो उसको लीड करने वाला कौन था? नन अदर देन, सर आपको याद होगा वो कौन थे? मोरारजी देसाई। वो है हम सबके भाई। ठीक है, कौन था वो? मोरारजी देसाई, जिन्होंने कौन सी पार्टी को लीड किया था? जनता पार्टी। कौन सी पार्टी को सर? एक बार बोल के बताइए। जनता पार्टी को उन्होंने लीड किया था। किसने? मोरारजी देसाई, इसीलिए वो हम सबके भाई। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कितना लेस देन 18 मंथ में, कुछ देख लीजिए, 18 मंथ में ही उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी। तो उसको लीड कौन कर रहे थे? मोरारजी देसाई। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो याद रखना जनता दल के माई बाप कौन है? मोरारजी देसाई। कितने महीने तक उनकी पार्टी पावर में रह पाई? 18 महीने तक। बस दो चीज याद रख ले, बस जनता पार्टी, जनता पार्टी। अगला सवाल, द जनता पार्टी स्प्लिट एंड द गवर्नमेंट विच वाज लेड बाय द मोरारजी देसाई लॉस्ट इट्स मेजोरिटी इन लेस देन, अभी बता, देखो सर, मींस
इस वाले क्वेश्चन में बोल रखा है कि गवर्नमेंट 18 महीने तक ही चल पाई थी। और अगले वाले में क्या पूछा, देखो अगले वाले में पूछा कि बताइए उनकी गवर्नमेंट ने मेजोरिटी को लॉस कर दिया था कितने महीने में, नन अदर देन 6, 8, 24 या 18। 18 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो मोरारजी देसाई जनता पार्टी को लीड कर रहे थे, उनकी पार्टी सिर्फ 18 महीने ही किसमें रह पाई थी सर, प्यार से किसमें रह पाई थी, पावर में। कितने महीने सर, 8 महीने नहीं सुरेश, 18 महीने। ठीक है बस सर ये 18 विल बी द करेक्ट सर, 18 महीने, 9 नहीं। अगला देखिए जरा, एक बार देखेंगे तो मोहब्बत होगी आपको। कहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम से पता चला इसका ट्रेड का धंधा है। सारी कंट्रीज में अगर किसी में ट्रेड को लेके कुछ पंगा फंसता है तो लोग इसी के पास जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल, ऑब्वियस सी बात है यार, दो कंट्रीज के बीच में धंधा करने का है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, ए विल बी द करेक्ट। अगला कहता है रीजन क्या है, इट्स सेट रूल फॉर द ग्लोबल ट्रेड। हाँ ये बिल्कुल बात सही है सरकार, ये ना ग्लोबल ट्रेड किस तरीके से होगा ये रूल बनाता है ताकि किसी को तकलीफ और किसी को दर्द ना हो। ठीक है सर, ये भी बात सही है। तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, तो आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सर देख लेते हैं, इट सेट रूल फॉर द ग्लोबल ट्रेड, हाँ करता है तो इसीलिए तो ये इंटरनेशनल होगी, करेक्ट बात है सर, ए विल बी द करेक्ट। मतलब आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर अ ए। समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि जब ये रूल सेट करेगा तभी तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना, कॉमन सेंस लगाना, ज्यादा दर्द नहीं लेनी। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट the fact that migration of a people had led the creation of international political frictions। That's correct बात है सरकार। कहता है एक बार और पढ़ लीजिए, which of the following statement support the fact that migration of the people had led to the creation of a international political frictions। ये बात बिल्कुल सही है सरकार। कहता है कि अगर माइग्रेशन होता है, एक कंट्री के बंदे किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं तो जिस कंट्री में चले जाते हैं उस कंट्री की पॉलिटिक्स को वो लोग इफेक्ट करते हैं। एग्जांपल लीजिए, इंडिया का हर बंदा कहाँ जाना है, अमेरिका जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है, क्योंकि उसकी लिविंग स्टाइल वहां पे बदल जाएगी, ज्यादा अमीर होंगे, स्टैंडर्ड लिविंग वहां पे जी पाएगा, बहुत सारी सुविधाएं, लाइफ बदल जाएगी, वहां पे जाके अपग्रेड हो जाएगी उसकी लाइफ। इसीलिए तो हम सब अमेरिका जाना चाहते हैं। अब आप मान के देखिए कि अगर ढेर सारे बंदे कहाँ से, अगर ढेर सारे बंदे इंडिया से अमेरिका चले जाएंगे और वहीं पे जाके रहने लग जाएंगे तो वो लोग वहां की पॉलिटिक्स को इफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, पक्का करेंगे। क्योंकि जो भी वहां की गवर्नमेंट होगी वो क्या चाहेगी, वो यही चाहेगी कि जो माइग्रेट करके बंदे आए हैं उनका भी वोट हमें मिले, तो वो उस तरीके की पॉलिसीज बनाना शुरू करेगी जो माइग्रेट बंदे करके गए हैं उनके लिए सुविधाजनक हो। अब उससे तकलीफ क्या होगी, तकलीफ ये होगी कि जैसे ही माइग्रेट करके बंदे वहां पे पहुंच जाएंगे ढेर सारे अमेरिका में, तो अमेरिका, वो जो बंदे माइग्रेट करके जाएंगे तो वो वहीं पे अमेरिका में रहेंगे, अमेरिका में ही जॉब करेंगे, वहीं पे सारी चीजों का भोग विलास करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जॉब की जो कमी होगी वो अमेरिकन पीपल के लिए जॉब की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जो रिसोर्सेस हैं पहले अमेरिकन के लोग ही यूज करते थे, अब वो माइग्रेट के बंदे भी यूज करेंगे कि नहीं, तो उन्हें तकलीफ होगी कि नहीं होगी। इसीलिए तो जो अमेरिका के लोगों को भी तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जनता बढ़ेगी तो सारी चीजों में तकलीफ, कमी महसूस होने लग जाएगी। तो कहता है इस बात को आप सपोर्ट कीजिए। पहला कहता है माइग्रेशन इज नॉट अ ग्लोबली परमिशेबल। सर इस बात से इसका कोई सपोर्ट नहीं है, ये तो गलत है ना। ऐसी बात नहीं है कि आप ग्लोबली कहीं जा नहीं सकते, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। अगला है दे आर ऑलवेज अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक सेटबैक। नहीं सरकार, ऐसी भी बात नहीं है कि इकोनॉमिक सेटबैक के लिए होता है। माइग्रेशन डू नॉट क्रिएट द डिस्पैरिटी ऑन और सर माइग्रेशन से डिस्पैरिटी हो जाती है। आप ही देखिए, जो उस देश का नेटिव सिटीजन होगा उसमें और जो माइग्रेट करके जाएगा उसमें बहुत फर्क होता है। हमेशा वहां की सरकार अपने लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये देख लेते हैं, माइग्रेशन टेंड्स टू ऐड द लायबिलिटी ऑफ अ होस्ट कंट्री। कितनी अच्छी बात है। कहता है माइग्रेशन की वजह से जिस देश में माइग्रेशन करके आप जाओगे ना, उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके लिए आप एक लायबिलिटी हो जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सारी चीजों का आप यूज करोगे ना वहां पे, तो उस गवर्नमेंट को आपका भी ध्यान देना पड़ेगा, तो आप एक लायबिलिटी हो जाओगे उनके लिए ऑफ द होस्ट कंट्री एंड आर नॉट सपोज टू बी एक्सेप्टेड। ऑब्वियस सी बात है ना, और वहां के लोग फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए इंडिया में ढेर सारे बांग्लादेशी आ जाए भाई साहब,
हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे यार। यहाँ पे पहले जॉब नहीं है, पानी नहीं है ठीक से, लोगों के लिए खाना नहीं है, सड़कों पे इतना जाम लगा रहता है, जहां जाओ वहीं आदमी, मेट्रो में भरे हुए आदमी, कोई जगह खाली नहीं जहां आदमी ना हो। पहले इतनी तकलीफ है और आदमी आ जाएंगे तो और बुरा हाल हो जाएगा। हम उन्हें खुद ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारी सरकार के लिए भी तकलीफ हो जाएगी। वो यही बात ये कहता है, बी विल बी द करेक्ट, कि माइग्रेशन करके आए हुए जो बंदे होते हैं वो सरकार के लिए लायबिलिटी हो जाएंगे और हम लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यही बात इस बात को भी सपोर्ट करती है। ठीक है सरकार, कि क्या करता है, पॉलिटिकल को, पॉलिटिक्स वहां के जब माइग्रेट करके लोग जाते हैं, जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री के पॉलिटिक्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक है सर, एकदम सिंपल सा है, मैंने कोशिश करी है समझाने का। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, कि अगर ढेर सारे लोग आ जाएंगे आपके देश में तो आपको दर्द होगा ना, बस। कहता है असर्शन एंड रीजनिंग, यहाँ पे देख लीजिए कुछ कहता है, द इंडो पाक वॉर इन 1965, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965 में, वॉज द कल्टीमेशन ऑफ अ सीरीज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ अ इंडिपेंडेंस। बोथ द कंट्रीज विटनेस द टेंशन ओवर द इशू ऑफ अ कश्मीर रिफ्यूजीज एक्सचेंज ड्यू टू द पार्टीशन। आपको पता है पुरेस्टिक इंडिया पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ तो लोगों का इधर उधर से आना जाना हुआ, कितनी वॉर, मतलब कितने लोगों की जानें चले गई इसमें। और सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट आज तक बना रहा है वो कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट बना हुआ है, ये असर्शन कहता है। ठीक है, अगला रीजन क्या इसके लिए देता है, इन 1965 सोवियत यूनियन स्टार्टेड डेवलपिंग क्लोज रिलेशन विद पाकिस्तान। कहता है 1965 में जो सोवियत यूनियन, आपको पता है रशिया जो था, डेवलपिंग द क्लोज रिलेशन विद पाकिस्तान डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ अ शास्त्री द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, द सोवियत यूनियन वाज नॉट कन्विंस। यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी ऑन द 5 अगस्त 1965 पाकिस्तान स्टेशन ट्रूप अलोंग द एलओसी। तो इस बात को लेके 1965 में जो सोवियत यूनियन था ना वो बहुत करीब आने लग गया था पाकिस्तान के। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, शास्त्री जी ने, और भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कोशिश करी कि जो सोवियत यूनियन है वो पाकिस्तान के करीब ना जाए, लेकिन पाकिस्तान उनकी बात नहीं, मतलब सोवियत यूनियन पाकिस्तान के करीब चला जाता है और हमारे प्राइम मिनिस्टरों की सलाह को नहीं मानता है। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कि सोवियत यूनियन हमारे बहुत करीब आ गया है, पाकिस्तान ने ये अपॉर्चुनिटी देखी, इस वजह से पाकिस्तान ने एलओसी पे 5 अगस्त 1965 को एलओसी पे क्या कर दिया, आपने ढेर सारे ट्रूप्स, ढेर सारे सोल्जर्स को लगा दिया था। किसने, पाकिस्तान ने। क्यों, क्योंकि सोवियत यूनियन उनके करीब आ गया था। हमने सोवियत यूनियन को समझाने की कोशिश करी बट सोवियत यूनियन नहीं माना था। ये हमारा उसने रीजन दिया हुआ है, दैट इज द करेक्ट। एकदम ये बात बिल्कुल सही है सरकार, रीजन भी इसका करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, और आर मतलब ए रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। इसी वजह से इंडो पाक का वॉर शुरू हो गया था, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है ना सरकार, इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि इंडिया पावरफुल है, जब तक उसे कोई बैकअप ना दे पाकिस्तान को, तब तक वो खुद आगे नहीं आ सकता। तो उस वक्त सोवियत यूनियन ने उसे बैकअप दे दिया था, इसी वजह से पाकिस्तान से हमारी वॉर हो गई थी। ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिए। और आज कौन बैकअप दे रहा है पाकिस्तान को, चाइना सर। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कहता है अ लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ एशिया विथ मॉइस्ट गोरिल्लास। कहता है एक लैंडलॉक्ड कंट्री बताइए साउथ एशिया की। तो सिंपल सी बात है सरकार, पाकिस्तान, मालदीव तो नहीं है सर, आंखों से दिखता है। बांग्लादेश के साथ समंदर लगा हुआ, आंखों से दिखता है सर। पाकिस्तान के साथ भी लगा हुआ है सुरेश, तो ये भी नहीं होगा। लैंडलॉक्ड कंट्री कौन है, नेपाल। नेपाल में ही मॉइस्ट गोरिल्लास होते हैं, ये याद रख लीजिए। नेपाल, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लैंडलॉक्ड कंट्री नेपाल। अगला, इन विच ईयर ऑफ द अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब वर फॉर्म्ड। अकाली दल एक पॉलिटिकल पार्टी थी ना, जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी पंजाबियों के लिए, पंजाबियों ने बनाई थी। ठीक है सरकार, वो पॉलिटिकल पार्टी थी। ठीक है, तो वो कौन से ईयर में बनी थी सरकार, आप हमेशा याद रख लीजिए। 1920 की आपने मूवी देखी होगी ना, वादा है जन्मों का प्यार का। ठीक है सर, एक बार देख लीजिए, नहीं देखे एग्जाम के बाद से रेस अभी नहीं देखना। कौन सी बाबूजी, 1920। तो सर यही वो साल हुआ था, यही वो उम्र थी, यही वो दौर था जब अकाली दल की फॉर्मेशन हुई थी पंजाब में। कौन सी बाबूजी, अकाली दल एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो अलग पंजाब का डिमांड करने की सोचा हुआ था। ये है 1920 में। ठीक है सर, कब बाबूजी, 1920 में अकाली दल की फॉर्मेशन हुई थी। अगला सवाल ये रहा आपके निगाहों में, मेरी आंखों में देखिए आप,
कहता विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वर मोस्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग द एंटी सिक्स राइट इन 1984। आपको पता है ना 1984 में एंटी सिक्स राइट हो गया था, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्लेस कौन सा इफेक्ट हो गया था, जब लोग सिखों को मारने लग गए थे हर एक स्टेट में। तो लेकिन सबसे ज्यादा जहां पे सिखों को लोगों ने मार दिया था वो कौन सी जगह थी सर? नन अदर देन सर कानपुर था। कानपुर सबसे ज्यादा इफेक्टेड जोन हो गया था जब 1984 में एंटी सिख राइट हो गया था, दंगा हो गया था। कब 1984 में, और सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा सर? कानपुर। ठीक है, याद रख लीजिए। अगला सवाल ये रहा, कहता है व्हेन आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन वाज पास्ड। सर ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये गुरुद्वारा है कोई, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास कब हो गया था सरकार? कब हो गया था आनंदपुर साहिब? तो वो हुआ था 1973 में। कब हुआ था बाबूजी? 1973 इज द ईयर व्हेन आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन वाज पास। आनंदपुर साहिब रेवोल्यूशन 1973 में, याद रखिए। हाँ या ना सर? कहता है अरेंज द फॉलोइंग। जब भी अरेंज करने वाला आता है ना तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज पकड़ लो, अरेंज करने वाले में को भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब समझते हो? क्रमबद्ध तरीके से, है ना? आप भी तो सोचते हो क्रमबद्ध तरीके से, तो कहता है इसको अरेंज कीजिए। जब भी क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करने की बात आती है ना, सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिए, यार सबसे पहले कौन सा हुआ होगा। अगर आपको दर्द है, नहीं पता चला सबसे पहले कौन सा, याद रख लीजिए कौन सा सबसे बाद में हुआ होगा, तो माहौल सेट हो जाएगा। वही जिंदगी है, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। एक बार सर निगाहों में देखिए, कहता है 26 अलाइड नेशन फाइटिंग अगेंस्ट द एक्सिस पावर मीट इन वॉशिंगटन डीसी। ओके, साइनिंग ऑफ अटलांटिक कैरेक्टर चार्टर। ठीक है सर, साइन कर दिया था, अटलांटिक चार्टर को साइन कर दिया था। 189 मेंबर कंट्रीज इन IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सर आपको पता है ये वॉर ये सब ये बहुत पहले की बातें हैं सर। आप एक बार समझ के देखिए प्लीज, अगर आप इस बात को समझिए, ये जो वॉर है ना, ये अटलांटिक का एक्सेस पावर, ये पहले की बातें हैं, बहुत पहले की बातें हैं। और ये भी, लेकिन अभी आप देखो ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 189 कंट्रीज आ चुकी हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन तब बनी थी जब लड़ाई उड़ाई खत्म हो चुकी थी, जब लोगों को ये पता चल गया भाई लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, प्यार मोहब्बत से ही दुनिया चलने वाली है। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है इस स्टेटमेंट को पढ़ते, यही स्टेटमेंट मेरी सबसे लास्ट जाएंगी। लेबनान क्राइसिस भी पहले की बात है सर, यही स्टेटमेंट मेरी सबसे लास्ट जाएगी। क्योंकि कैसे मुझे पता, 189 कंट्रीज है IMF में, ये अभी जल्दी की बातें हुई होंगी, इसका मतलब यही सबसे लास्ट जाएगा। तो सबसे लास्ट में देख लो, सबसे लास्ट में देखो, इधर पहला है, इधर भी पहला, इधर भी दूसरा, इधर सबसे लास्ट में थर्ड है, सबसे लास्ट में थर्ड। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाँ या ना? मुझे इतनी सारी चीजें नहीं पता, ना ही मुझे याद रह पाती हैं, कि मैंने यही सोचा ना कि 189 कंट्रीज हो चुकी हैं किसके अंदर सरकार, किसके अंदर? IMF के अंदर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये रिसेंट की बातें हुई होंगी, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में सिलेक्ट कर लिया है। तो अगर आप अरेंजमेंट चाहेंगे तो आप देख लो, सबसे पहले क्या हुआ था? साइनिंग ऑफ अटलांटिक चार्टर हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था? 26 अलाइड नेशन फाइट करना चाहता था एक्सिस पावर के अगेंस्ट में, ठीक है। और उसके बाद लेबनान क्राइसिस हुआ था, एंड उसके बाद जाके हुआ था IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 189 कंट्रीज आ गए। कैसे पता चला यार? ये सब तभी बातें होती ना, लोग मिलते तभी जब एक बार भीड़ भर जाते हैं। जब पता चल जाता है दोनों लोगों में लड़ने में कुछ नहीं रखा, दर्द दोनों को हुआ है, तब उन्हें लगता है कि भाई मिल जाओ, है ना? उससे पहले समझते नहीं है कोई। ओके सर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कहता है व्हाट इज अमलगमेशन ऑफ रैपिड यूनिफिकेशन बिटवीन द कंट्रीज आइडेंटिफाइज एज। समझिए पहले, अमलगमेशन मतलब होता है मिल जाना, अमलगमेशन मतलब होता है दो लोगों का मिल जाना, तीन लोगों का मिल जाना। और रैपिड यूनिफिकेशन मतलब एक पार्ट हो जाना। अगर ढेर सारी कंट्रीज एक साथ मिल जाती हैं, एक साथ कुछ करना चाहती है, एक साथ सब कुछ हो रहा है, उसे कुछ और नहीं कहते, उसे प्राइवेटाइजेशन नहीं कहते। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट है ना सर, सोशलिज्म नहीं कहते, सोशलाइजेशन भी नहीं कहेंगे, लिबरलाइजेशन भी नहीं कहेंगे। जब सब कुछ एक होने लग जाए ना, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन ही एक ऐसा दौर है जहां पे सब लोग एक की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। हमारा माल तुम बेचोगे, तुम्हारा माल हम खरीदेंगे। हाँ या ना? डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये आप याद रख ले, ग्लोबलाइजेशन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब हम चलते हैं सेक्शन डी में, है ना? ए हमारा खत्म हो चुका, नाउ वी आर मूविंग टू द सेक्शन डी। जरा डी को देख लीजिए और डी को देख के मुझे बताइए कि क्या हो जाएगा।
कहता है इसमें मैप, सर मैप बहुत आसान है, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं। कहता है नेम द स्टेट वेयर अ वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस इन 2002 एट गोधरा। हमेशा याद रखिए 2002 का दंगा तो आपको पता ही ना, अभी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री भी इसी चीज के ऊपर आई है, 2002 के दंगे के ऊपर शायद, है ना। तो याद रखिए 2002 में गुजरात में एक बहुत तगड़ा दंगा हो गया था हिंदू और मुसलमानों के बीच में, बहुत लोग मर गए थे, ठीक है, सरकार और भी लोग थे। तो इट्स अ वेरी पेनफुल ये था, जो होना नहीं चाहिए था बट हो गया था। आपको याद रखना है ये गोधरा गुजरात में ही है, ठीक है। 2002 का दंगा कहाँ पे है सर? गुजरात में ही है, ये याद रखिए। तो इसके लिए कौन सा मार्क करोगे? ए के लिए कौन सा? ये रहा डी सर, ये रहा ना गुजरात आपका, ये सर ये देखिए ये रहा गुजरात, तो ए के लिए क्या जाएगा? डी। डी स्टेट आप इसे मार्क करेंगे। अगला, द स्टेट वेयर चिपको एजिटेशन हैज स्टार्टेड। चिपको मूवमेंट कहाँ पे शुरू हुआ था सर? हमेशा चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में, सर ये रहा उत्तर प्रदेश और ये रहा उत्तराखंड, ठीक है सर। ए विल बी देयर। चिपको मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। सर चिपको मूवमेंट मतलब लोग पेड़ से चिपक रहे हैं, किसी और से नहीं, कहीं आप गलत सोच जाओ, ठीक है सर। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। किससे? चिपको मूवमेंट। अगला, द स्टेट विच वॉज द प्रिंसली स्टेट बिफोर 1947। मतलब प्रिंसली स्टेट का मतलब उस पे एक प्रिंस का, एक मतलब एक नवाब टाइप जो लोग होते थे उनका राज हुआ करता था। सर इसमें से देख लो यार, ये तो खलास हो गया, ये भी खलास हुआ। राजस्थान में कोई प्रिंसली स्टेट नहीं था, बच्चा बच्चा जानता है। कहाँ पे सर? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जे एन के मतलब को क्या दे रखा? बी। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बी को आप मार्क करेंगे यहाँ पे। अब देखो सर 3 मार्क हो गए तो से ही बचा। सी को हम क्या बोलेंगे? राजस्थान। सी कहाँ? राजस्थान। क्या है? पढ़ लेता हूं। द स्टेट वेयर MKSS डिमांडेड रिकॉर्ड फॉर द फेमिनाइन रिलीफ एंड द अकाउंट्स ऑफ लेबर। ठीक है सरकार, इन्होंने फेमिनाइन रिलीफ का क्या था और अकाउंट्स लेबर के लिए क्या था? तो कौन सा स्टेट है सर? सी बोले तो राजस्थान। ठीक है, ये याद रखिए MKSS। ठीक है, ये सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजिली इसे ग्रैब कर सकते हैं। सी ये रहा राजस्थान है। ठीक है सर, अगला सवाल जरा इसको पढ़ लीजिए, इन्होंने क्या क्या बोला हुआ है एंड देन वी विल मूव ऑन फर्दर। कहता है एक बारी मैं रीड करते, सरदार पटेल फेस की चैलेंज इन इंटीग्रेशन फ्रॉम द 3 स्टेट हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। इसे मार्क कर लीजिए, ये जरूर कहीं ना कहीं पूछेगा। हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। ठीक है, इट वाज अंडर हिज लीडरशिप दैट इंडिया फोर्स कंपेल हैदराबाद जूनागढ़ टू मर्ज विद। सरदार पटेल के लीडरशिप के कारण 2 जगह हैदराबाद जूनागढ़ तो इंडिया में मर्ज हो गई थी। ठीक है, कीपिंग वेल वर्सेस विद पाकिस्तान इंटेंशन फ्रॉम द जिन्हास डिवीजन 2 नेशन थ्योरी। सरदार पटेल ओपिनियंस ऑन कश्मीर वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स लीडर। ठीक है, तो आपको पता है जिन्ना की वजह से जो सरदार पटेल की जो थ्योरी थी कश्मीर को लेके वो अलग हुआ करती थी, जैसा कि अदर लीडर समझते थे। लाइक हैदराबाद ही ऑल्सो वांटेड कश्मीर इंटीग्रेशन। जिस तरीके से सरदार पटेल ने हैदराबाद को मिला लिया था, वो चाहते थे कि कश्मीर को भी इंडिया में मिला लिया जाए विद इंडिया थ्रू मिलिट्री ऑपरेशन। सरदार पटेल चाहते थे कि मिलिट्री का ऑपरेशन करके ही किसको, कश्मीर को अपने में मिला लिया जाए। ठीक है, बट ड्यू टू द पॉलिटिकल डिसीजन के कारण सम डोमिनेंट लीडर्स some prominent leaders, Sardar Patel could not succeed in integration of Kashmir fully with India, which later turned into the major historical blunder for the country। अब क्या होता, सरदार पटेल चाहते थे कि भाई साहब जिस तरीके जूनागढ़ हैदराबाद को मिला लिया उसी तरीके के कश्मीर को भी अपने में मिला ही लो, चाहे हमें मिलिट्री का ऑपरेशन क्यों ना करना पड़े, कुछ लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए, मिला लो अपने अंदर। लेकिन बट कुछ जो लीडर और भी उस समय के थे उन्होंने इस बात को मना कर दिया। इसकी वजह से ना ही मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, ना ही हम कश्मीर को तब इंडिया में मिला पाए थे, जिसकी वजह से ये डिसीजन बहुत गलत निकला और आज तक कश्मीर को लेके इंडिया और पाकिस्तान में कंटेंशन मतलब पॉइंट ऑफ झगड़े झंडे का कारण बना हुआ है। कौन? इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है ना सरकार। हाउएवर सरदार विल ऑलवेज रिमाइंस एज अस्टॉनिशिंग लीडर्स who combined himself with the feature of a true
नेशनलिस्ट, इसीलिए सरदार पटेल को हम क्या कहते हैं, उनकी जो फीचर्स है सबसे पहला कि वो बहुत तगड़े नेशनलिस्ट थे, और दूसरा उनको हम कैटालिस्ट भी बोलते थे, और तीसरा उनको हम रियलिस्ट भी बोलते थे। 3 शब्द याद रखिए सरदार पटेल के बारे में, नेशनलिस्ट, कैटालिस्ट एंड रियलिस्ट। ठीक है, तो इसी की शॉर्ट फॉर्म होती है, नेशनलिस्ट को हम बोलते हैं एन, कैटालिस्ट को बोलते हैं सी, और रियलिस्ट को बोलते हैं आर। तो सरदार पटेल के बारे में बोलेगा एनसीआर क्या है, तो एनसीआर वो मत बोल देना जो एनसीआर होता है, एनसीआर नहीं, एन मतलब नेशनलिस्ट, सी मतलब कैटालिस्ट, आर बोले तो रियलिस्ट। किसके लिए, सरदार पटेल के लिए। पॉपुलरली कैरेक्टराइज्ड एज अ एनसीआर इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो नेताजी मतलब सरदार पटेल को हम यही एनसीआर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, विच फॉर्म ऑफ कहता है विच फॉर्म सरदार पटेल इज, अभी मैंने बताया एन मतलब नेशनलिस्ट, सी मतलब कैटालिस्ट, आर मतलब रियलिस्ट, तो एनसीआर, एनसीआर याद रखना यार, वहां पे एनआरसी मत मार्क कर देना, एमआरसी नहीं, वीआरसी नहीं, एनसीआर 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 एनसीआर। हाँ, या नागलास वाले देख लो। कहता है विच स्टेट ऑफ द इंडिया कुड नॉट बी यूनिफाइड ड्यू टू द सम मेजर लीडर्स शॉर्ट साइटेडनेस पॉलिटिकल, अभी मैंने बताया किसको हम नहीं मिला पाए थे सर, कश्मीर को हम नहीं मिला पाए थे। जूनागढ़ हैदराबाद को तो मिला लिया पर कश्मीर को नहीं मिला पाए थे। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जिसे हम नहीं मिला पाए थे, यूनिफिकेशन इंडिया के साथ नहीं हुआ। किसका, कश्मीर का। अगला, इन विच स्टेट सरदार पटेल हैड टू फेस चैलेंज टू यूनाइट विद इंडियन यूनियन, कहता है उन स्टेट का नाम बताइए जिन स्टेट के साथ सरदार पटेल को बहुत परेशानी हुई, उन स्टेट का नाम बताइए जिन स्टेट को मिलाने के लिए इंडिया में सरदार पटेल को बहुत परेशानी हुई। तो वो कौन से स्टेट थे सरकार, नन अदर देन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये 3 स्टेट थे जिन्हें सरदार पटेल को मिलाने में बहुत परेशानी, गोवा को नहीं, गोवा को नहीं, गोवा को नहीं, याद रख ले, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, याद रखना। बाद में तो इन दोनों को मिला लिया, कश्मीर को नहीं मिला पाए थे। ठीक है सरकार, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला, ओके सर, ओके। देखें सरदार पटेल क्या थे, एक चेंजर थे, एक रियलिस्ट थे और एक नेशनलिस्ट थे। ठीक है सरकार, ये हमेशा याद रखिए, ये तीनों ही थे सरदार पटेल, ऑल ऑफ दीज थे। ठीक है सरकार, ठीक है, ये याद रखिए, वो नेशनलिस्ट थे, वो चेंजर भी थे और रियलिस्टिक भी थे। ठीक है, ऑल ऑफ दिस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल पे चलें। अब देखिए सरकार, ये जरा मैप देख लीजिए, ऐसा कुछ है, मैप को ध्यान से देख लिया। पहले कुछ चीजें मैं बता देता हूं, आपको साथ दिखने होगा। ये राजा पक्षी करके कुछ है, राजा है, राजा पर्शी करके कुछ है। तो आप ये देखिए एल, इसके ऊपर ये टाइगर बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है LTTE लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक लॉयन बना हुआ है, यहाँ पे शायद सिंघालास लिखा हुआ था बट दिख नहीं रहा मुझे, सिंघालास ही हो, ये सिंघालास लिखा हुआ है। इसका मतलब अब यहीं से हमारी बहुत सारी चीजें निकलने वाली है, आप ध्यान से एक बार देख लो। मतलब ये राजश्री या राजा पक्षी जो भी इनका नाम है, राजश्री करके है, ये कहाँ का है, ये राजश्री हमेशा कहाँ का सर, श्रीलंका का है। श्रीलंका का ये कंडीशन है, वहां पे आपको पता है 2 सिंघालास हुआ करते थे, एक तमिल हुआ करते थे, बस उन्हीं के बीच में पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ था, दैट इज ऑल। अब देख लेते हैं इसको, इसी को हम देख देख के करते रहेंगे। ठीक है सरकार, वो पूछेगा टाइगर किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉयन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है सर, एक बार देखिए तुरंत समझ जाएंगे। अगला कहता है व्हाट डज द कार्टून डिफेक्ट, कार्टून क्या डिफेक्ट कर रहा, खुद ही देखिए सरकार। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, दोनों को बैलेंस कर रहा है, तो बैलेंसिंग वाली कुछ बात आएगी। डिलेमा ऑफ अ श्रीलंकन लीडरशिप या डिस्प्ले ऑफ अ बैलेंसिंग एक्ट या इंडियन इथनिक, देखिए इंडो पाक नेगोशिएशन इंडिया इतने। देखिए अगला कहता है द डिस्प्ले ऑफ अ बैलेंसिंग एक्ट, सर ये नेता लोग कोई मदारी थोड़ी ना है जो जाके बैलेंसिंग करेंगे, लेकिन वो किस चीज का बैलेंस कर रहा है, 2 पॉलिटिकल ग्रुप को बैलेंस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब याद रखिए डिलेमा ऑफ अ श्रीलंकन लीडरशिप, व्हाट डू मीन बाय द डिलेमा ऑफ अ श्रीलंकन लीडरशिप, एक करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब समझिए, डिलेमा ऑफ अ श्रीलंकन लीडरशिप का मतलब यह है कि जो भी श्रीलंका का लीडर बनेगा वो किसकी तरफ झुकेगा, सिंघालीस की तरफ जाएगा या तमिल्स की तरफ जाएगा, उसमें ये दर्द बना हुआ रहता था, ये उस चीज का डिलेमा है। ठीक है सरकार, जैसे इंडिया में बनता है ना कोई भी लीडर, तो उसके लिए बहुत होता है कि भाई कौन से धर्म या जात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, हमेशा उनको तकलीफ बनी रहती है। तो ये विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये डिलेमा है किस चीज का, श्रीलंका लीडरशिप को लेके, कि वो सिंघालास की तरफ जाए या LTT की मतलब तमिल्स की तरफ जाए। ठीक है सर, ये याद रखना है आपको। अगला देखिए,
द लॉयन हेयर रिप्रेजेंट, लॉयन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है सरकार? सिंहालास को रिप्रेजेंट करता है सर। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है सिंहालास, ठीक है। सिंहालास हार्ड लाइनर्स को रिप्रेजेंट करता है लॉयन, लॉयन सिंहालास सर लिखा हुआ इसके ऊपर, आप देख लेंगे पेपर में भी, ठीक है। अगला है आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल पावर दैट हेल्प टू रिजॉल्व द क्राइसिस रिप्रेजेंटेड इन अ गिवन। अच्छा, आप कहता है कि इस क्राइसिस को, मतलब सिंहालास और तमिल्स की क्राइसिस को कौन सी कंट्रीज ने इसको सॉल्व करने में मदद करी थी? तो आंसर्स यहाँ पे आप देख लीजिए, द आंसर इज कॉल्ड नॉर्वे एंड आइलैंड, ठीक है। नॉर्वे एंड आइलैंड ने इनको सॉल्व करने की, सर इंग्लैंड ने नहीं, चाइना ने नहीं, इंडिया ने नहीं, आइसलैंड ने नहीं, द करेक्ट आंसर इज नॉर्वे एंड आइलैंड ने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी थी। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये याद रखिए, आप भूल सकते हैं नॉर्वे एंड आइलैंड, नॉर्वे एंड आइलैंड ने इस प्रॉब्लम को, नॉर्वे एंड आइलैंड ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी थी। अगला सवाल कहता है व्हाट डज द टाइगर इन अ गिवन कार्टून। अब देखिए सर, टाइगर के बारे में पूछ लिया, अभी बताया था, अभी तमिल के लिए ही तो बताया था सर। खालिस्तानी, अरे खालिस्तानी कहाँ से आ गया था? तमिल एलिमन वो अलग स्टेट, एलम दूसरा स्टेट मान के, ये नहीं था सरकार। सिंहालास तो लॉयन रिप्रेजेंट करता है, तमिल मिलिटेंट्स को टाइगर रिप्रेजेंट करता है और लॉयन रिप्रेजेंट करता है सिंहालास को, ठीक है। और ये बीच में जो मुच्छड़ आदमी है, ये दोनों को बैलेंस करना चाहता है कि मेरा वोट दोनों तरफ से आ जाए, ठीक है। ये याद रख लीजिए। अगला सवाल सर, इट्स डन, ठीक है। इतना ही था इस पेपर में। आप अगर ध्यान से करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, मैं ढेर सारे करवाऊंगा। अगर आप चाहते तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। आपको किसी भी चीज की जरूरत होती है, XYZ एनीथिंग, आप मुझे थोड़ा सा कमेंट में अगर लिख देंगे तो डेफिनेटली आई विल ट्राई, नहीं पक्का मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ डे बाय डे क्लासेस, क्योंकि दिल से मोहब्बत आपके दिल में होती है, ठीक है सर। मिलते हैं अगली वीडियो में।